सो वेलकम टू एसिस बायोलॉजी। आप सभी बच्चों का इस सेशन में बेहद स्वागत है। आज हम जो हमारा चैप्टर स्टार्ट था, जिसे हमने शुरुआत से शुरू किया था, जिसे हम बोलेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर का दी एंड करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम जल्दी वन शॉर्ट वीडियो में पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर एंड करने वाले हैं। स्वागत है आपका आखिरी बार, अंतिम वार में, जिसमें हम पूरे चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो आपको अगर सेशन सुनने में मजा आ रहा है, आपको अगर ये चीजें याद करने में कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं, हम बस भागते हैं, नोट्स कंप्लीट करते हैं, बुक्स कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब हमारे नोटबुक्स को अगर हम देखें तो वो बढ़ते ही जाते हैं, बट वो जो नॉलेज है वो ब्रेन में कैसे बैठेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में वो बुक्स लेके जाना अलाउड नहीं होगा। हमें जो भी नॉलेज है हमारे दिमाग में फिट करना होगा। सर आप तो बस पढ़ाते जा रहे हो, बट ये जो चीजें हैं हम याद कैसे रखें? तो मैं आपको ये सीक्रेट आज बता देता हूं कि इन सारी चीजों को आपके दिमाग में फिट कैसे करें। तो अगर आपको ये सारा नॉलेज पूरा बांध कर आपके दिमाग में घुसाना है, तो आप जो भाग रहे हो एक कोने से दूसरे कोने, अलग अलग किताबों में अलग अलग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो, ये सारी चीजें अभी के लिए, जब तक आप इस सेशन से जुड़े हो तब तक के लिए सारी चीजें भूल जाओ। बस सेशन को इस तरह से सुनो कि आपको ये कहानी इतनी बढ़िया लगे कि ये कहानी आपके दिमाग में छप। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा, आप एक अच्छी मूवी देखने जाते हो और उस मूवी की पूरी स्टोरी स्क्रिप्टेड आपके दिमाग में छप जाती है। क्यों छपती है, क्या कारण है उसका? अगर आप पूरी मूवी बिना किसी सीन को भूले याद रख सकते हो, तो आप अपनी पढ़ाई को क्यों नहीं याद रख सकते? और ये लेक्चर है, कोई शाहरुख खान की मूवी नहीं जो आपको हर सीन जैसा का वैसा याद आए। तो लेक्चर को मूवी की तरह कैसे याद रखें? तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। मूवी में आपका इंटरेस्ट है, मूवी में आपको कोई हीरो नजर आता है, उसकी स्टाइल आपको याद रहती है, उसके कपड़े आपको याद रहते हैं, बट लेक्चर में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं लगता आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी पिक्चर के सीन की तरह? क्यों आपको इमेजिन नहीं होता कि सेल की बाउंड्री लाइन पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिससे बहुत सी चीजें अंदर आ रही है और बहुत सी चीजें बाहर जा रही है? ये सारी चीजें आपको जाननी होगी। आपको यही मार्क्स दिला सकती है। आपको अगर नीट को क्रैक करना है तो इन चीजों में इंटरेस्ट लाओ, मूवीज को भूल जाओ। 2 साल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीजों को पढ़ना है। सो आज हम इसी ख्याल में स्टार्ट करते हैं हमारा अनोखा लेक्चर, जिसमें आप गुम हो जाओगे, जो आपकी नजरों को स्क्रीन से हटा नहीं पाएगा। उस सेशन का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स है आज हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसी बात से। सबसे पहला पॉइंट, आज का जो पॉइंट होगा, पिछले सेशन में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरी जानकारी ली थी। आज हम सेलुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर जो भी चीजें आएंगी, चीजें बाहर जाएंगी, ये किस रेगुलेटरी प्रोसेस से मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें हम सेलुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ये ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर भी जाएगा, सेल से बाहर भी आएगा, क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट? सो आपको ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट नजर आ रहा है। ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में हमें अलग अलग टाइप्स के ट्रांसपोर्ट नजर आएंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये सिंपल भी होंगे और कॉम्प्लेक्स भी होंगे। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब इस सेल मेम्ब्रेन को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला है। सेमी परमिएबल मतलब कोई चीजों को अलाउ करेगी, कोई चीजों को अलाउ नहीं करेगी। जो सिंपल नॉन पोलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिस पर
कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इन चीजों को सेल बाहर ही रोक लेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा टाइप होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि इस तरह का ट्रांसपोर्ट जिसमें जो भी फ्लो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने वाला है। जैसे कि अगर एक बात समझ लो आप, मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो समझ लो कि ये एक डैम है। क्या है? ये डैम है। अगर इस डैम की एक तरफ, डैम के एक तरफ बहुत ज्यादा पानी है, राइट? यहां पर जो भी पानी है वो कैसा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन में है। डैम की एक तरफ बहुत ज्यादा पानी है और डैम के दूसरे तरफ बहुत कम पानी है। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें तो कहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा? तो हायर कॉन्सेंट्रेशन हमें इस लोकेशन पर मिलेगा और लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहां मिलेगा। वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ है? वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ है और वाटर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ है, राइट? फिर अगर समझो मैंने उस डैम के डोर्स को ओपन कर दिया, क्या होगा? समझ लो, इन डोर्स को मैंने ओपन कर दिया। अब क्या होना चाहिए? जो भी वाटर है, जो भी वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है, उस वाटर का फ्लो इस लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना चाहिए। इस तरह से पानी फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन है और इस साइड लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब फ्लो कहां से कहां होगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब बताइए मुझे, डैम के डोर्स ओपन करने के बाद कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी जरूरी है क्या उस फ्लो के लिए, या पानी अपने आप आना शुरू हो जाएगा? पानी अपने आप आना शुरू हो जाएगा विदाउट यूज ऑफ एनी एनर्जी। सो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को, जिसमें जो फ्लो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है और जिस फ्लो में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बात है? मतलब इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए आप? किसे बोलेंगे हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट। The flow of molecules, smaller molecules, ions or water from higher concentration towards the lower concentration and without use of any energy. That type of transport is known as passive transport. चलो इसके types हम देख लेते हैं। ये movement होगी from higher concentration to lower concentration. इसे ही हम बोलेंगे, थोड़ा सा zoom कर देता हूं, मतलब आपको आसानी से नजर आ जाएगा। यहां पर आपको ये पैसिव ट्रांसपोर्ट नजर आ रहा है। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी का मतलब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। 3 तरह के ट्रांसपोर्ट है जिसे हम सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या? ये भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमने पूछा था, जिसमें हमने बोला था कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इससे सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे, राइट? विदाउट यूज ऑफ एनी एनर्जी। तो ये क्या हुआ? एक सिंपल डिफ्यूजन का टाइप हुआ। चलो एक बार आपको डिफाइन करके भी बताते हैं कि क्या होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट? जानना है बच्चों आपको कि क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट? तो सिंपल डिफ्यूजन मतलब इट इज अ flow or movement of small uncharged molecules across the concentration gradient। कहां से कहां होगा? concentration gradient से होगा, राइट? सो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर सिंपल डिफ्यूजन। और एक टाइप यहां पे दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर बाहर कोई मॉलिक्यूल्स अगर आएंगे तो वो अंदर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें अलाउ नहीं करेगी।
बट वहां पर कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जो कि उन मॉलिक्यूल्स को अंदर छोड़ेंगे, राइट। अगर कोई इस तरह का ट्रांसपोर्ट हो, इस तरह का ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स की एंट्री सेल के अंदर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, बट देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। एनर्जी का यूज नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। समझ लो कि आप कहीं रास्ता क्रॉस कर रहे हो, वहां पर आपको कोई ओल्ड पर्सन दिखाई दे, आप उस ओल्ड पर्सन की हेल्प करने के लिए उनका हाथ पकड़ोगे और उन्हें रास्ता क्रॉस करने में मदद करोगे। मदद करने के बाद क्या आप उनसे कोई पैसे मांगोगे या फिर उनसे कोई रिटर्न में कुछ लेना चाहोगे? मतलब आपने हेल्प की है, उन्हें उस रास्ते से क्रॉस करवाया है, बट आप उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लोगे। इसी का मतलब उसी तरह का ट्रांसपोर्ट जिसमें एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि बाहर जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अंदर भेजने में मदद करेगा, बट कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टाइप है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन सिमिलर प्रोसेस है, बट ऑस्मोसिस एक अलग टर्म क्यों है? क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब होता है इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के रीजन में अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन हो तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होगा, उसे हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। सो ये तीनों भी टाइप जो है वो बिना एनर्जी के रेगुलेट किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बोलेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। These three types are part of the passive transportation. चलो आगे बढ़ते हैं विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो यहाँ पे ये आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट नजर आ रहा है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब आप थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए। समझ लो डैम के एक साइड पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और एक साइड पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप इस तरह से समझ लो आपने एक बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग के सबसे ग्राउंड फ्लोर पर आपका वाटर स्टोरेज टैंक है। आपको उस वाटर स्टोरेज टैंक से सबसे ऊपर वाले फ्लोर में पानी पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे? आपको मोटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से आपको ऊपर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन आपको फ्लो करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोटर का यूज करना पड़ेगा। इसी का मतलब एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। अगर उस एनर्जी का यूज आपने कर लिया तो क्या होगा? जो फ्लो होगा वो ऑपोजिट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन। और उसी ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो, तो ये क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। तो क्या होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलो, तो आपको यहां पर दो तरह के ट्रांसपोर्ट नजर आ रहे होंगे, राइट? अब ये दोनों भी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें तो दोनों में भी जो फ्लो होता है वो अपोजिट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करे, राइट? तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में इट यूजेस एटीपी डायरेक्टली। प्राइमरी मतलब डायरेक्टली एटीपी का यूज करेगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा, राइट? और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएगा, मतलब ऑपोजिट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? उसके एग्जांपल्स क्या होने चाहिए? तो अलग अलग पंप होते हैं, राइट? कोई सोडियम पोटेशियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करने वाले पंप होंगे, या फिर कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप ये सेल मेम्ब्रेन की पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं? तो सोडियम पोटेशियम पंप अगर कोई सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो तो बाहर के रीजन से 3 सोडियम आयंस को सेल के अंदर भेजेंगे और अपोज में 2 पोटेशियम आयन बाहर भेज देंगे। इसी का मतलब ये एंटीपोड फॉर्म में काम करेंगे। एक कंटेंट सेल के अंदर आएगा तो एक कंटेंट बाहर जाएगा, एंटीपोड, राइट? सो इस तरह के प्राइमरी
ट्रांसपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसी की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके दूसरा मॉलिक्यूल अलग दिशा में जाएगा, मतलब एंटीपोड दिशा में जाएगा या फिर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंटीपोड और यूनिपोड। एंटीपोड मतलब दो अलग अलग दिशा में जाएंगे, उसे एंटीपोड बोलेंगे, और यूनिपोड मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही हो, उसे बोलेंगे यूनिपोड। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें आपको नजर आएगा कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अपोज में ये ट्रांसपोर्ट होगा, और जो कि अलग अलग दिशा में या एक ही दिशा में हो सकते हैं, जैसे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सो ये जो ट्रांसपोर्टर्स है, यूनिपोर्ट मतलब सिंपोर्ट जो एक ही दिशा में जाएंगे, और जो एंटीपोर्ट है उसका मतलब क्या होते हैं, वो अलग अलग दिशा में जाएंगे। सो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। सोडियम जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है उसी साइड उसी के साथ उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके सोडियम आयंस के अंदर घुस जाएंगे। सिंपोर्ट जो एक ही दिशा में जाते हैं, सेल को ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम आयंस भी अंदर घुस रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपोर्ट बोलेंगे। एंटीपोर्ट मतलब सोडियम प्रोटॉन पंप। सोडियम प्रोटॉन पंप क्या करेंगे, सोडियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम प्रोटॉन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। इस तरह का एक ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, राइट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता, डायरेक्ट एटीपी नहीं यूज कर सकते, तो क्या करेंगे, जो एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसी ट्रांसपोर्ट की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। एक्टिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है, इसीलिए उसे एक्टिव ट्रांसपोर्टर बोलेंगे। सो ये सारी जानकारी हमारी ट्रांसपोर्टर के बारे में है। इसी तरह हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर्शन आज कंप्लीट होता है। अभी हम सेल वॉल या फिर अगले जो सेल ऑर्गेनल्स या कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमें कुछ भी करके ये चैप्टर को एंड करना है, तो चलो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं विद द सेल वॉल। क्या आसान वाली कंसेप्ट है, क्या इंटरेस्टिंग है। देखो सेल वॉल, हमारे अंदर तो सेल वॉल नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंगस में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के बारे में तो हमने कब का पढ़ लिया, बट प्लांट्स और फंगस में प्रेजेंट होने के कारण इस सेल वॉल को हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेजर कंपोनेंट हमें पढ़ना है प्लांट्स। तो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, उसका कंपोजिशन अगर बोला जाए तो मेन कंपोजिशन है उसकी सेल्यूलोज। किससे बनता है सेल वॉल, तो सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज मतलब पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज की एक चेन होती है, उससे बनता है सेल्यूलोज, मतलब वो शुगर मॉलिक्यूल से ही सेल्यूलोज बनता है। तो ये जो सेल्यूलोज से बनने वाली सेल वॉल है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, क्योंकि वो हार्ड है। रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले सेल्स देखी थी, उसने एक कॉर्क सेल्स को देखा था जो कि डेड सेल्स थी। तो उन्हें सेल्स के बारे में कैसे पता चला, तो सेल वॉल जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, उसी स्ट्रक्चर को उसने नाम दे दिया सेल। मतलब इट इज नॉन डिग्रेडेबल आल्सो, सेल वॉल प्रिजर्व हो सकती है। इसी का मतलब जो सेल वॉल है वो रिजिड होनी जरूरी है, वो हार्डर होनी जरूरी है। सेल चाहे डेड हो जाए, सेल वॉल डेड नहीं होगी, राइट, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, राइट। सो पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। इट इज अ नॉन लिविंग, अभी हमने पढ़ा था, राइट। इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड फ्रीली परमिएबल आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, फंगस, algae एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, जो भी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बनती है, और उसी तरह हमें आज फंगस प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट्स की लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो दो तरह की होती है। जब सेल न्यूली फॉर्म होता है, अभी अभी तो सेल फॉर्म हुआ है, तो उस सेल के अंदर जो सबसे पहली सेल वॉल फॉर्म होती है उसे बोलेंगे हम प्राइमरी सेल वॉल। क्या बात है, मतलब सबसे पहले वाली जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल। अब हम देखते हैं हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो भी एक समय के बाद गिर जाते हैं, और उसके बाद हमें एक
एडल्ट फॉर्म वाले टीथ वहां पर जनरेट होते हैं। मतलब इसी तरह सेल प्लांट सेल्स के अंदर भी सबसे पहले एक सेल वॉल फॉर्म होती है, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल जो है ये थोड़ी सी कम रिजिड होती है, क्योंकि सबसे पहले बनेगी प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल भी बनना जरूरी है, क्योंकि ये एज कंपेयर टू द प्राइमरी ये क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा रिजिड होती है। इसी का मतलब हार्डर इन नेचर, ज्यादा हार्ड कौन है, ये सेकेंडरी। और प्राइमरी कैसी है, अभी तो सेल यंग है तो थोड़ी सी कम रिजिड सेल वॉल वहां पे जनरेट होगी, तो उसके ग्रोथ के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले सेल क्या करती है, प्राइमरी सेल वॉल बनाती है। ये फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल इन द यंग सेल्स, ये ध्यान रखो किसमें पाई जाती है, तो यंगर सेल्स में पाई जाती है। ठीक है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंसिबल। अगर सेल को कोई शेप एक्वायर करना हो तो उस हिसाब से वो एक्सटेंड होना भी जरूरी है, क्योंकि सेल के हिसाब से अगर वो एक्सटेंड नहीं होगी, अगर वो हार्ड ही रहेगी तो सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो वो एक्सटेंसिबल होना भी जरूरी है। इट अलाउज द सेल टू ग्रो एंड डिवाइड होने के लिए भी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें कंपोजिशन याद रखनी है, परसेंटेज में नहीं बट इसमें तो कम से कम। सेलुलोज सबसे पहला कंपोनेंट, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल वॉल सबसे मेजर कंपोनेंट से बनती है, उसे हम बोलेंगे सेलुलोज, राइट। सेलुलोज के बाद हेमिसेलुलोज, बाद उसके बाद पेक्टिन, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। सो इन चारों कंपोनेंट से क्या बनती है, तो सेल वॉल बनती है। कौन सी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, राइट। अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट, ये ग्रीन रीजन जो दिख रहा है, ये सारा का सारा ग्रीन रीजन जो है वो किसका है, सेलुलोज का है। ये येलो रीजन है हेमिसेलुलोज का, ये ब्लू रीजन है पेक्टिन का, और ग्लाइकोप्रोटीन का ये पर्पल रीजन है। मतलब यहाँ पे जो कलर वेरिएशंस आपको नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में आपको क्या दिखेगा, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में ये वाले सेलुलोज है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दिख रहे हैं हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, उसके बाद पेक्टिन। अब ये पेक्टिन के बारे में अगर हम देखें तो पेक्टिन जो है वो बनता है कैल्शियम पेक्टेट से। किससे बनता है, कैल्शियम पेक्टेट। और ग्लाइकोप्रोटीन तो सबसे कम होंगे, राइट। इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल बनती है। अब प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे जैसे सेल मैच्योर होती जाएगी, वो डिजनरेट होती जाएगी, और उसके अंदर के रीजन से, इनर पोर्शन से सेकेंडरी सेल वॉल जनरेट होना शुरू हो जाएगी, राइट। अगर देखें तो ये सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड फ्रॉम inside the primary wall after cell growth is complete. It is thick, rigid and non-extensible, provides mechanical strength and protection, right. So ये thick होगी, non-extensible होगी, ज्यादा extend भी नहीं होगी, क्योंकि ये कब जनरेट होना स्टार्ट होती है, तो जब सेल मैच्योर हो जाएगी, राइट। मैच्योर होने के बाद उसे कोई शेप एक्वायर करने की जरूरत नहीं होती, वो फिक्स्ड शेप में अब प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, सेल वॉल नॉन एक्सटेंसिबल होगी, ज्यादा रिजिड होगी, थिक होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बनती है। अब इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो 40 to 50% सेलुलोज है, राइट। ये ज्यादा रिजिड होगी, उसके बाद थिक होगी, नॉन एक्सटेंसिबल होगी, या ये जो बनना शुरू हो जाएगी वो अंदर की साइड से बनना शुरू हो जाएगी। बाहर प्राइमरी वॉल है तो अंदर की तरफ से सेकेंडरी वॉल बनती जाएगी और प्राइमरी वॉल डिजनरेट होती जाएगी। अगर आपने इस तरह से देखा तो समझ लो कि ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो इसके अंदर के रीजन से ये सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये जो प्राइमरी वॉल है वो डीजनरेट होती जाएगी, और आखिर में बचेगी कौन, तो सेकेंडरी सेल वॉल, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल बनती जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल डीजनरेट होती जाएगी, और इस तरह से बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। इसमें सेलुलोज, लिग्निन और हेमिसेलुलोज ये कंपोजिशन है, दिख जाएगा, याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह से बनती है सेल वॉल, राइट। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। ये थिन होती है प्राइमरी सेल वॉल, 0.1 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उसके बाद ये लेस रिजिड होती है, हाइड्रेटेड एंड प्लास्टिक, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग प्लांट सेल्स, राइट। ये कुछ कैरेक्टर्स है इसके। और जो सेकेंडरी सेल वॉल आपको नजर आएगी उसमें आपको ये ज्यादा माइक्रोमीटर लंबी होनी चाहिए डायमीटर में,
उसके बाद हाईली रिजिड और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, इम्परमेबिलिटी मतलब सारी चीजों को अलाउ नहीं करेंगे, राइट, प्रेजेंट इन डेड सेल्स, जाइलम वेसल्स, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स में हमें जो भी दिखते हैं डेड सेल्स जो है प्लांट सेल्स के, उनमें जो नजर आने वाले सेल वॉल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेकेंडरी, क्योंकि वो सेल्स मैच्योर होने के बाद ही डेड हो जाएंगे, राइट, तो उनमें जो प्रेजेंट रहने वाली सेल वॉल है वो सेकेंडरी होंगी, राइट, और शो पिट्स एंड लैटरल ट्रांसपोर्टेशन में आगे जाकर वो काम करेंगे। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में आपको सारी चीजें पढ़ाई गई है। नीट में जो भी क्वेश्चन आएगा इस नोट से बाहर नहीं आएगा, सो इसे याद कर लो, बस हो जाएगा, ठीक है। अगला जो पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। मेरा फेवरेट पार्ट है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, नया पॉइंट जिसे हम बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर शुरू करना है। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे मिलकर एक प्रोसेस चलाते हैं जिसे हम बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सामने जो दिख रही इमेज है ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। क्या है ये यूकैरियोटिक सेल है। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, तो इसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल दैट फंक्शन टुगेदर इन द सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन ऑफ वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स। बहुत सी चीजों को सिक्रीट करना, उनका ट्रांसपोर्ट करना, उन्हें मॉडिफाई करना, ये सारी चीजें ये नेटवर्क मेम्ब्रेनस नेटवर्क करते हैं। तो इनमें कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं आपको उस कोने में वहां पर आपको नजर आएगा कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर एनवलप, राइट, न्यूक्लियर एनवलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें RER भी आएगा और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी apparatus भी आएगा, लाइसोसोम्स भी आएंगे, वैक्यूल्स भी आएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा और वेसिकल्स। आपको समझ में आ जाएगा जब आप धीरे धीरे एक एक सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आखिर क्या है, ठीक है। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में एक बार जानकारी लेनी जरूरी है। तो ये आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें सबसे पहले आपको नजर आएंगे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस को तो हम बोलते हैं इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सारे एक्टिविटीज को, सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला रीजन कौन सा है, तो ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या है जो सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। सेल के अंदर एक सबसे बड़ा कंपार्टमेंट जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सेलुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए जरूरी है। पढ़ेंगे हम आगे जाकर, धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। सर्टेन क्रोमैटिन दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए जो होता है वो प्रोटीन के साथ कनेक्टेड होता है, हिस्टोन प्रोटीन हम बोलेंगे उससे। तो उस फॉर्म में वो क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है, राइट। उसके अंदर और एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे, जो कि आरएनए के सिंथेसिस में काम आएगा, ठीक। सो इस तरह से ये न्यूक्लियस है। धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे, मतलब हमें डिटेल में आगे जाके इसे पढ़ना है। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद आएंगे, ये सेंटर वाले जो रीजन्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है जो कुछ नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा। तो ये जो नेटवर्क है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। इसे रफ क्यों कहा गया, क्योंकि आपको यहाँ पर जो डॉटेड रीजन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये डॉटेड रीजन्स है राइबोसोम्स, राइट। मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक बॉल लाइक क्रिस्टल लाइक राइबोसोम्स आर अटैच्ड। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ राइबोसोम ऑन व्हिच that type of endoplasmic reticulum on which ribosomes are attached are known as rough endoplasmic reticulum.
और जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। फिर जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है वो उनका प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर छोड़ देंगे। तो इनडायरेक्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हुआ, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिपिड का सिंथेसिस करेगा। मतलब दोनों भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आरईआर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, एसईआर लिपिड का सिंथेसिस करेगा, राइट। उसी के बगल में गोल्गी apparatus होता है। अब यहां पे आप देखोगे आरईआर के अगर जो भी आरईआर का जो भी स्ट्रक्चर है उसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आएगा, राइट, जो अंदर से कहीं तो कनेक्टेड है, राइट, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसमें जो भी कॉलम्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट जब आप गोल्गी apparatus पढ़ोगे तो उसमें आपको जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी सिस्टम में है वो आपको सेपरेट नजर आएंगे, राइट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, राइट। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको गोल्गी apparatus में दिखाई देगा। तो एक बार ध्यान से हम सारे सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन देखते हैं। तो इसमें आपको नजर आएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम्स के साथ प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज। मैंने अभी आपको बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, कैल्शियम ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहने वाला जो भी कैल्शियम है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसी का मतलब कैल्शियम ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम स्टोरेज का काम कौन करेगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। इसी तरह गोल्गी apparatus में प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम बोलेंगे सिस्टर्ने। क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। अब ये जो सिस्टर्ने है ये सिस्टर्ने एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं जिससे वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाएगा, राइट। अगर हम देखें तो जो भी सिस्टर्ने यहां पर प्रेजेंट है, जहां पर आप देख रहे हो ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है, अब ये इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो सबसे नीचे वाला जो है वो न्यूक्लियस की डायरेक्शन में होगा, सबसे नीचे वाला सिस्टर्ने जिसे हम बोलेंगे सिस सिस्टर्ने। उसके बाद ये बीच वाला जो है वो मीडियन सिस्टर्ने, उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा उसे बोलेंगे ट्रांस सिस्टर्ने। ये जो सबसे पहले होगा न्यूक्लियस। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखें, ये देखो यहाँ पे आपकी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है सबसे सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद क्या है, ये गोल्गी apparatus है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट रहने वाला जो गोल्गी है वो है ट्रांस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट रहने वाला क्या है, सिस होगा, राइट। सो इस तरह से सिस, मीडियन, ट्रांस, इस तरह के क्या होते हैं, गोल्गी apparatus के सिस्टर में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट ओरिजिनेट होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहां पे आपको दिख जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाला जो सेल ऑर्गेनल है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस तरह से ये तीनों मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब ये तीनों क्या काम करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किस तरह से काम करते हैं, ये एक बार देख लो। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये एक दूसरे को जो कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि समझ लो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, समझ लो ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, समझ लो कि ये एक प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को आगे भेजना है किसके पास,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, क्योंकि अगर इसे मॉडिफाई होना है तो इसे जाना पड़ेगा रफ एंडो गोल्गी एपैरेटस के पास जाना पड़ेगा, राइट। इसके आगे होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ लो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके आगे होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट। इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ये ध्यान से देखो, सबसे ऊपर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके नीचे क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके नीचे क्या है, गोल्गी एपैरेटस। अब समझो इस सबसे ऊपर प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन को अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आना है तो उसे एक वेसिकल फॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि ये वाला रीजन ब्रेक हो जाएगा, ये वाला रीजन ब्रेक हो जाएगा और एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगा, और उस वेसिकल के अंदर वो उनका प्रोटीन पैक कर देंगे, राइट। और वो वेसिकल इस रीजन से निकलकर इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाएगा। मतलब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल में उस प्रोटीन को पैक कर देगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेज देगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से वही वेसिकल फॉर्म करेगा और उस वेसिकल को आगे भेज देगा टुवर्ड्स द गोल्गी, राइट। इसके अंदर भी वो प्रोटीन पैक है। गोल्गी क्या करेगा, सिस में भेजेगा पहले, फिर मीडियम में, फिर ट्रांस में। मतलब गोल्गी एपैरेटस का काम होगा कि जो भी प्रोटीन या लिपिड उसे मिलता है उसे मॉडिफाई करेगा, उसे पैक करेगा, उसे डिजायर्ड लोकेशन की तरफ भेज देगा। वो प्रोटीन कहाँ का है, वो लिपिड कहाँ का है, सेल मेम्ब्रेन का है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का है या फिर कोई भी लाइसोसोम का है, जिस भी लोकेशन का वो प्रोटीन होगा उसे उस लोकेशन तक भेजा जाएगा बाय दिस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब यहां पर ये प्रोटीन आ गया, यहां से फिर से वेसिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वेसिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और वही प्रोटीन यहां पर आगे सिस मीडियम तक पहुंचेगा। अगर समझो जो भी प्रोटीन है वो डाइजेस्टिव है तो जो वेसिकल में वो ऐड हो जाएंगे या पैकेज हो जाएंगे वो वेसिकल आगे जाकर लाइसोसोम बन जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम मतलब सेल की डाइजेस्टिव सिस्टम। कंपोनेंट्स डाइजेस्ट करने के लिए जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं।